जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे, पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा था। देखिए, सातवाहन वंश का जो अगला शासक था वो था पुल्लू मावी। पुल्लू मावी जो है, जिसे वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी के नाम से जाना जाता है। उस समय, उसी टाइम पर जिस समय पुल्लू मावी मावी जो था सातवाहन वंश का शासक था, उस समय उज्जैन के जो शासक थे, उज्जैन के शासक जो थे, उनका आक्रमण हो गया था सातवाहन वंश पर। ठीक है, उस समय जो उज्जैन के शासक थे, इसका उज्जैन आक्रमण का जो मतलब लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे रुद्रदामन द्वितीय। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाने वाले रुद्रदामन द्वितीय। रुद्रदामन ने फिर पुल्लू मावी को जो है उठाकर पटक कर फिर उठाया और फिर पटका, ऐसे मार कर इस युद्ध में परास्त कर दिया। ठीक है, युद्ध में परास्त कौन हो गया? पुल्लू मावी युद्ध में परास्त हो गया, विजयी हुए रुद्रदामन द्वितीय। लेकिन इन दोनों में इतना मतलब देखिए, दिमाग पुल्लू मावी ये लगाया कि मेरी बेटी है, आपका एक बेटा है, दोनों को विवाह करा देते हैं, इससे इसका राज्य बच गया। ठीक है, तो पुल्लू मावी और रुद्रदामन के बीच क्या हो गया? वैवाहिक संबंध हो गया। एक दूसरे से शादी नहीं की, अपने अपने बेटी बेटाओं के मतलब रिश्ते में एक दूसरे के किसी न किसी की शादी फिर हो गई, और इससे क्या है, इसका शासन जो है बच गया। इस क्या हो गया? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। ठीक है, अमरावती में जो है बौद्ध स्तूप जो है, उसमें बौद्ध स्तूप के चारों ओर किला बनवाया, किलेबंदी का कार्य इन्होंने करवाया था। देखिए, सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वह है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, इसमें बहुत सारे सातकर्णी हुए हैं। सातकर्णी प्रथम हुए हैं, द्वितीय हुए हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए हैं, और यज्ञश्री सातकर्णी है। ठीक है, इसके टाइम पर सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र था, मतलब सातवाहन वंश के जो सिक्के थे उस पे जहाज के चित्र बने हुए थे, मतलब जहाज के चित्र अंकित हुआ करते थे, खुदे हुए थे। सातवाहन वंश में जो उत्तर और दक्षिण भारत जो है, क्योंकि भारत जो है इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ उत्तर और दक्षिण का जो भारत है वहाँ पर बना दिया गया एक पुल। ठीक है, एक पुल बना दिया गया और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? उत्तर व दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का निर्माण कर दिया गया और जोड़ दिया गया, मतलब जुड़े हुए ही थे, लेकिन नदी जो है ना बीच से काटती है, इसलिए वहाँ पर सेतु बना दिया गया। ठीक है, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान देने का काम किया सातवाहन वंश के, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मणों को मतलब जमीन जो है वह दान में दे दिया जाता था। तो ये सबसे पहले यह कार्य किसने किया था? तो सातवाहन वंश ने किया था। लेकिन इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था? गुप्त काल जो है उन्होंने सर्वाधिक दान दिए थे ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान देने का कार्य सातवाहन वंश ने किया, लेकिन सर्वाधिक अगर किसने दिया तो गुप्त शासकों ने दिया था। ठीक है, गुप्त वंश के वेतन के बदले भूमि देने की जो कार्य है, वो सामंती व्यवस्था है, उसे सातवाहन वंश ने शुरू किया था। देखिए, हमें आजकल जो अगर सरकारी नौकरी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो आपको महीने के महीने आपको पगार दिया जाता है पैसे के रूप में। ठीक है, लेकिन उस समय पगार पैसे के रूप में ना देकर क्या किया जाता था? भूमि दे दिया जाता था कि जाओ, ये फलाना गांव तुम्हारा है, उस पर राज करो, वहाँ की कर व्यवस्था तुम्हारी है। इसे कहा जाता था सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था सातवाहन वंशों ने शुरू किया था। लेकिन सर्वाधिक अगर इसका प्रयोग है तो इसका भी सर्वाधिक प्रयोग गुप्त वंश ने किया था, गुप्त काल में। इस समय जो गांव का प्रधान होता था उसे कहा जाता था गौलमिक कहा जाता था। गांव के प्रधान को गौलमिक कहा जाता था। दक्कन के क्षेत्र में जो दक्षिण भारत का एरिया है ना, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें चारों पांचों जो हमारे दक्षिण के देश हैं, दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है, साउथ इंडियन स्टेट्स, उनमें जो है दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। उस दक्कन के क्षेत्र में जो है कपास का उगाया, सबसे पहले अगर किसी ने उगाया कपास का उत्पादन, तो उन्होंने सातवाहन वंश ने किया था। दक्कन के क्षेत्र में सबसे पहले कपास को इन्होंने उगाया, सातवाहन वंश ने। इस समय जो समाज था ना, वह समाज मातृसत्तात्मक थे, यानी कि जो माता थी वह समाज की मतलब मुखिया हुआ करती थी। नाम के पहले जिस प्रकार हम नाम के साथ साथ पहले पिता के नाम से हमें जाना जाता है, उसी प्रकार से सातवाहन वंश में अपने माता के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो नाम अपने नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन जो राजा होते थे, राजा हमेशा पुरुष ही हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की महारानी को ही रानी बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं था। शीशे का सिक्का सातवाहन वंशों ने चलाया। शीशा यानी कि प्लम्बम लेड, जिसे कहा प्लम्बम लेड अलग है, मतलब एक ही। ठीक है, तो शीशा जो होता है ना, कांच वगैरह, तो कांच का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन वंश ने। तो शीशे का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन वंश। सिक्के वाले जो चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, पढ़ा था हमने। चांदी के सिक्के भी चल रहे थे और तांबा कांसा स्वर्ण के भी सिक्के चल रहे थे। चांदी के सिक्के को कांसापर्ण कहा जाता था, सोने के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था। सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था वह गोदावरी नदी के
तट पर स्थित था, ठीक है। वहीं पर इन्होंने पुल बनाया और दक्षिण और उत्तर भारत को पूरी तरह से उनके बीच जोड़ने के लिए सेतु का निर्माण कराया गया था। तो गोदावरी नदी के तट पर सातवाहन वंश का साम्राज्य था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वाला क्षेत्र जो है उसमें थंबनेल में देख लिया कीजिएगा। और सातवाहन काल की जो भूमि है ना, इसी कारण से क्योंकि वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए सातवाहन काल की जो भूमि है वह काफ़ी उपजाऊ थी। और इतनी उपजाऊ थी कि उस समय की जितने भी शासक थे, जितने भी राज्य थे, प्रांत थे, ठीक है, वंश थे, उसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि सातवाहन वंश का ही था। देखिए कोई भी नदी है, नदी किनारे की जो भूमि होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब यह उपजाऊ होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच से मतलब बहती है महानदी, और महानदी में आकर तमाम जो है नदियाँ निकल के उसी में मिलती हैं। जैसे कि शिवनाथ नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी, वह जाकर मिलती है। हमारी जो हसदेव नदी है कोरबा से निकलकर पूरे जांजगीर चांपा को सिंचित करती है और जाकर फिर महानदी में जाकर मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है हसदेव नदी। तो यह जो हमारा क्षेत्र है जांजगीर चांपा का क्षेत्र, यह काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए जांजगीर चांपा को छत्तीसगढ़ का हृदय के रूप में भी जाना जाता है। और सर्वाधिक अगर फसल का उत्पादन होता है धान का, तो जांजगीर चांपा में होता है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। ये बात याद रखें, किसी साल कम ज़्यादा भले ही होता रहता है, कोई आगे कोई पीछे, ठीक है। तो ये था, उसी प्रकार से ये भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, इसलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ वाली भूमि सातवाहन वंश के पास ही थी। मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो ठीक है, मौर्योत्तर काल देखेंगे इसके बाद। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात वाला काल, ठीक है, यानी कि पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, एरा, पोस्ट मौर्यन एरा। यह जो होता है क्या है कि मौर्य साम्राज्य जो है वह मौर्य काल के पतन के बाद भारत में कोई बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े योग्य शासक नहीं रहे थे। पूरा जो भारतवर्ष है वो छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त होता गया था। मगध का खुद मगध जो है मौर्य साम्राज्य, वह भी बहुत सारे छोटे छोटे मतलब इलाकों में, क्षेत्रों में जो सामंत थे वही अपना राजा बनाने लगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो राजा थे उन्हें फिर सामंत बना दिया गया। सामंत अर्थात पैसे न देकर भूमि दे दिया गया था, तो उस भूमि का स्वामी हो जाते थे और एक दूसरे को मारपीट करके फिर वहाँ पर पूरी तरह से प्रजा अपना कर लेते थे। प्रजा को अपना करके ये लोग अपना छोटा मोटा साम्राज्य बना लिया करते थे। तो ऐसा करते करते जो है मौर्य काल के पतन के पश्चात भारत जो है वो छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ गया। इस वजह से क्या हुआ कि कोई भी जो थे योग्य शासक उस समय नहीं हुए थे, और उस समय विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में एक अवसर की तरह दिखने लगा कि कोई भी बड़ा या योग्य शासक उस समय नहीं था। इस वजह से उस समय ये जो है विदेशी आक्रमणकारियों को एक अच्छा मौका मिला। उस समय 4 विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला है इंडो ग्रीक, जिसे हिंद यवन आक्रमण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शक, जिसे सिथियन कहा जाता है।